हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं 6th क्लास की हिस्ट्री की बुक है हमारे अतीत, जिसका फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं क्या, कब, कहाँ और कैसे। गर्मी से परेशान, get cool deals at up to 60% off. देखिए, सबसे पहले है लोग कहाँ रहते थे। ठीक है, ये हिस्ट्री का ही सब कुछ इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें बोला गया है कि लोग कहाँ रहते थे। नर्मदा एमपी के अंदर है। ठीक है, नर्मदा एक नदी भी है जो कि मध्य प्रदेश में है। कई लाख साल पहले से लोग यहाँ पर रह रहे थे और वो कुशल संग्राहक थे, बहुत ही स्किलफुल थे। भोजन, जड़, फल, जंगलों के उत्पादन पर डिपेंड करते थे, जानवरों का शिकार करते थे। इसी सब से ही वो भोजन इकट्ठा करते थे। ठीक है, स्किल क्यों कहा गया है, कुशल संग्राहक क्यों कहा गया है, क्योंकि वो अपना भोजन इकट्ठा कर रहे थे जंगलों से, पेड़ पौधों से, फलों से। ठीक है, बना रहे थे, तो इसलिए उन्हें स्किलफुल कहा गया है। क्योंकि जिसमें स्किल ही नहीं होती, उन्हें चाहे कुछ भी मिल जाए, भोजन कैसे प्राप्त होगा, उन्हें तो बना बनाया चाहिए ना। बट स्किलफुल लोग क्या होते हैं, खुद से एक्सपेरिमेंट करके बनाते हैं। ओके, उत्तर पश्चिम सुलेमान व किरथर पहाड़ियाँ, ये पाक अफ़गानिस्तान बॉर्डर पर हैं। दो पहाड़ियाँ हैं, सुलेमान व किरथर। ये नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया है, जो पाक अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ पर दो पहाड़ियाँ हैं, सुलेमान व किरथर पहाड़ियाँ। ठीक है, और इस स्थान पर 8 साल पहले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ और जौ की फसल को अपनाना शुरू किया। और अब गेहूँ और जौ की फसल अपनाई है तो उसके साथ साथ उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल को भी अपनाना शुरू किया, मतलब पालतू बनाया। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है भेड़ और बकरी से हमें ऊन मिलती है। ठीक है, तो बकरी दूध भी देती है, गाय से भी हमें दूध मिलता है। और बैल का यूज़ खेतों में हल चलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने, क्योंकि गेहूँ और जौ की फसल अपनाई है उन्होंने, तो उसके लिए जो है बैल की भी ज़रूरत थी। इसलिए उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल को भी पालना शुरू कर दिया। ठीक है, उत्तर पूर्व यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है, उसमें गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। ठीक है, मतलब गारो पहाड़ी है जो कि आपको पता है मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, तीन जो पहाड़ियाँ हैं, है ना। तो उस तरह से एमपी के मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ हैं। विंध्य पहाड़ियाँ वो हैं जो एक्चुअल में नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को 2 पार्ट्स में, मतलब अलग अलग मतलब विभाजित करती हैं। ठीक है, इंडिया को 2 पार्ट्स में विभाजित करती हैं जो विंध्य पहाड़ियाँ हैं। ओके, गारो असम, विंध्य पहाड़ियाँ एमपी के अंदर, मतलब गारो जो है इसमें लिखा है असम और विंध्य पहाड़ियाँ एमपी। यहाँ पर कृषि का विकास हुआ। सबसे पहले चावल जो थे विंध्य के उत्तर में उपजाया गया था। ठीक है, विंध्य के उत्तर में, विंध्याचल की जो पहाड़ियाँ हैं जो नॉर्थ और साउथ इंडिया को अलग कर रही हैं, उसके नॉर्थ वाले एरिया में चावल को उपजाया जाने लगा। ठीक है, तो उसके बाद है सिंध व सहायक नदी। 4700 साल पहले जो आरंभिक नगर थे, मतलब वो उनका विकास होने लगा, फल फूलने लगे। और जो गंगा व तटवर्ती इलाके हैं वो 2500 साल पहले नगरों का विकास होने लगा। ठीक है, गंगा व सोन नदी, गंगा के दक्षिण में प्राचीन काल में मगध की स्थापना हुई। देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा, तो देखिए इंडिया शब्द इंडस से निकला है। ठीक है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। जो ईरान और यूनान वासी थे, ईरान और यूनान के जो लोग थे, अब ईरान और यूनान अलग अलग नहीं है, वो सेम है। ठीक है, तो
इन्होंने क्या किया, सिंधु को हिंडोस या फिर इंडोस शब्द बोला, मतलब बोलते थे ये, मतलब इनकी जो लैंग्वेज थी उसमें वो सिंधु को हिंडोस या इंडोस बोलते थे। ठीक है, तो इस नदी के पूर्व के भूमि प्रदेश को इंडिया कहा जाने लगा इस नाम से, क्योंकि जो इंडोस वर्ड है इससे ही हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा है। और जो पूर्व की भूमि है, जो ईस्ट वाला एरिया है, उसके भूमि प्रदेश को इंडिया कहा जाने लगा। ठीक है, भारत नाम का यूज़ जो है नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था, और इसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। तो देखिए, जो नदी के कौन सी नदी के पूर्व बोला है ये, सिंधु नदी के। तो देखिए, सिंधु नदी का जो ईस्ट वाला एरिया है, ये है सिंधु नदी का ईस्ट वाला जो एरिया है, ठीक है, उसको तो बोला गया है इंडिया। और यहाँ लिखा है कि जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया, इसे बोला गया है भारत, जो कि ऋग्वेद में भी मिला है। ठीक है, अतीत के बारे में कैसे जाने, तो देखिए, पांडुलिपि क्या है, ये पुस्तकें हाथ से लिखी होती थी। ताड़ के पत्ते व भुर्ज के पेड़ की छाल से बना हुआ एक पत्र होता था लकड़ी का, तो यह भोज पत्र पर लिखी जाती थी पांडुलिपि। ठीक है, अंग्रेजी में इसके लिए मैन्यूस्क्रिप्ट वर्ड यूज़ किया गया है। मैन्यूस्क्रिप्ट लैटिन भाषा का शब्द है ये, और मैन्यू जो शब्द है उसका अर्थ है हाथ। ठीक है, मैन्यू से मतलब है हाथ। इन पांडुलिपि में धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियों और विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषय की चर्चा मिलती है। ठीक है, और यह संस्कृत किया गया है प्राकृत और तमिल भाषा में लिखे हुए हैं। जो ये पांडुलिपि है उसको प्राकृत व तमिल 2 लैंग्वेज में लिखा गया। प्राकृत जो लैंग्वेज थी, प्राकृत जैसे नाम से ही लग रहा है कि नेचुरल लैंग्वेज है। अब जो नेचुरल लैंग्वेज है वो आम लोगों के लिए है, वो एक जनरल लैंग्वेज है। ठीक है, और जो तमिल लैंग्वेज थी वो उस टाइम पे एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज थी। ठीक है, तो प्राकृत व तमिल भाषा में लिखे गए हैं। प्राकृत तो आम जनता के लिए होती थी, और जो तमिल थी वो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज थी, जो कि ठीक है दूसरे लोगों के लिए। अभिलेख क्या है, तो अतीत के बारे में जानने का एक और इम्पॉर्टेंट स्रोत अभिलेख। जैसे अभी हमने बताया अतीत के बारे में हम पांडुलिपि से समझे हैं, क्योंकि पांडुलिपि जो थी उससे हमें इतिहास के बारे में मतलब पता चला है। ठीक है, उसके बाद है अभिलेख। तो अभिलेख कैसे लिखे गए, यह कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे। ये क्या होता था कि पत्थरों पर खोदे जाते थे अभिलेख। ठीक है, पुरातत्वविद क्या है, वे व्यक्ति जो कि अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, जैसे पत्थर व ईंट से बनी इमारतें, अवशेष, चित्र, मूर्तियाँ, इन सब के स्टडी करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहते हैं। तो जैसे नाम से ही देखिए, पूरा मतलब पुराने, तत्व मतलब चीज़ें, एलिमेंट्स, विद मतलब उनका अध्ययन। पुरानी चीज़ों का जो अध्ययन करे उस व्यक्ति को हम पुरातत्वविद कहते हैं, याद रखिएगा। इतिहासकार क्या है कि जो लोग अतीत का अध्ययन करते हैं। तिथियों का अर्थ क्या है, तो ये बात दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। पुरातत्वविद वो है जो पुरानी चीज़ों का अध्ययन करे, और इतिहासकार वो है जो लोग अतीत का अध्ययन करें। दोनों में डिफरेंस यही है कि वो पुरानी चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं, और इतिहासकार जो है, जो लोग अतीत का अध्ययन करते हैं उन्हें हम इतिहासकार कहते हैं। ठीक है, हालांकि है तो सेम ही, क्योंकि वो भी जो है इतिहास के ही हो गया एक किस्म से। ठीक है, तो उसके बाद है तिथियों का अर्थ। अब जैसे BC और AD लिखा होता है, उसकी वजह जो देखिए, BC की जो फुल फॉर्म है बिफोर क्रास्ट। ठीक है, बिफोर क्रास्ट है इसका।
ईसा पूर्व, BC हम ईसा पूर्व के लिए यूज़ करते हैं। और ईसा पूर्व क्या है? ईसा के जन्म से पहले का दौर, ठीक है। अब जो ईसा के जन्म से पहले का दौर, मतलब जो ईसा मसीह था उसका जन्म 1 ईस्वी को हुआ, ठीक है। पता नहीं एक, ठीक है, मतलब यही कुछ हुआ है। तो ईसा के जन्म से पहले का जो दौर था, क्योंकि आपको पता है पिछले जो सन हैं वो उल्टे लिखे जाते हैं, जैसे कि क्या बताऊँ, जैसे कि 199, फिर 198, 197 इस तरह से आ रहे थे, ठीक है। अब जैसे ही वो ज़ीरो पर आया, ज़ीरो के बाद फिर 1 2 3 सीधी जो है काउंटिंग शुरू हो जाती है। तो जो उल्टी काउंटिंग थी वो तो थी BC, उसे हम कह रहे हैं BC, जो उल्टी काउंटिंग वाले सन थे, ठीक है, उसे हम कहते थे बिफोर क्राइस्ट। तो AD क्या है? एनो डोमिनी। इसमें क्या है? सीधी काउंटिंग चलेगी, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह के ईस्वी। उसके साथ ईसा पूर्व नहीं आएगा, उसके साथ ओनली ईस्वी आएगा, मतलब। तो एनो डोमिनी है इसकी फुल फॉर्म AD की। ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो टाइम पीरियड है उसे AD के नाम से लिखा गया है। और उससे पहले का जो है जो भी मैंने बताया कि ऑपोजिट काउंटिंग है, तो उसे हम BC लगाकर यूज़ करते हैं, ठीक है। कृषि का आरंभ कब हुआ था? तो 8000 साल पहले कृषि की शुरुआत हुई है। सिंधु सभ्यता के फर्स्ट जो नगर थे, 4700 साल पहले सिंधु सभ्यता के नगरों का विकास हुआ है। और तो सबसे पहले जो शुरुआत हुई वो कृषि की हुई है 8000 साल पहले। उसके बाद सिंधु सभ्यता के नगरों का विकास हुआ है 4700 साल पहले। और फिर गंगा घाटी के नगरों का विकास हुआ है 2500 साल पहले। मगध क्यों लिखा गया है? क्योंकि गंगा घाटी का जो साउथ वाला एरिया था वहाँ पर ये मगध राज्य है, जिसकी स्थापना इसी टाइम पे हुई थी, ठीक है। तो देखिए आज का टॉपिक इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।